हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के दो स्कूल्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले फिलोसफिकल स्कूल एंड देन वील बी डीलिंग विद सोशियोलॉजिकल स्कूल। ओके। ओके। सो जो फिलोसफिकल स्कूल है बहुत छोटा सा स्कूल है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं आपको याद रखने के लिए, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जो स्कूल्स इम्पोर्टेंट थे जैसे कि हिस्टोरिकल स्कूल एंड एनालिटिकल स्कूल, उनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलोसफिकल स्कूल में इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बट हम जल्दी से इसको ना थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक इसका जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेंगे। देखिए, या सो हमने जो समरी वाली क्लास थी, इंट्रोडक्शन टू स्कूल्स, उसमें हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि फिलोसफिकल स्कूल के बेसिक जो जूरिस्ट हैं, जो फेमस जूरिस्ट हैं, वो सब कौन है। तो वी हैव हुगो ग्रेशियस, जिनको हम फादर बोलते हैं फिलोसफिकल स्कूल के। देन वी हैव कैंट। ठीक है, वी हैव हीगल, ही इज वेरी फेमस फिलोसफिकल स्कूल से। कोहलर एंड स्टैमलर। तो ये लोग बेसिक जूरिस्ट है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इन फिलोसफिकल स्कूल। ओके। सो टू बिगिन विथ, मैंने जो समरी वाली क्लास डिस्कस करी थी उसमें हम लोग ने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करी थी फिलोसफिकल स्कूल के बारे में। कि फिलोसफिकल स्कूल किस बारे में बात करता है। वो बात करते हैं कि ठीक है, वी आर एक्सेप्टिंग जो भी आपने डेफिनेशन दी है, एनालिटिकल स्कूल ने जो समझाया है लॉ के बारे में। ठीक है, जो भी चीजें हिस्टोरिकल स्कूल ने समझाई हैं। ठीक है, ये सारी जो चीज सोशियोलॉजिकल स्कूल अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, तो ये सारे जो स्कूल्स है ना, ये अपने अपने अकॉर्डिंगली हमको लॉ की डेफिनेशंस बता रहे थे कि लॉ ऐसा है वैसा है। एनालिटिकल स्कूल में हमने देखा बेंथम ने बाइफरकेट किया लॉ को, राइट, इनटू सेंसोरियल एंड एक्सपोजिटोरियल। देन हमने देखा कि ऑस्टिन ने इनटू जनरल इनटू पर्टिकुलर। देन सैलमन ने इनटू जेनेरिक एंड स्पेसिफिक। आपको ये चीज याद रखना है, ये तीनों जो मैंने बताए हैं ये एमसीक्यूज में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोजिटोरियल, मैं एक बार फिर लिख देती हूँ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल, पर्टिकुलर, एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल किसने डिवाइड किया था? बेंथम ने डिवाइड किया था। एंड इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल? ये आप लोग को पता होगा, अब याद करके बताओ मुझे। आप सोचो इसके बारे में, इसका मतलब क्या था। एंड जेनेरिक एंड स्पेसिफिक, ये किसने डिवाइड किया था? साल्मन ने डिवाइड किया था। ठीक है, एक्सपोजिटोरियल मतलब एज इट इज एंड सेंसोरियल मतलब एज इट ऑट टू बी। ठीक है, बेंथम, ऑस्टिन एंड साल्मन। तो इस तरीके की इन्होंने लॉ के बारे में काफी सारी बातें बताई थी। देन व्हेन वी टॉक अबाउट जूरिस्प्रूडेंस, तो इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस के बारे में भी काफी सारी चीजें बताई थी। बट जो फिलोसफिकल स्कूल है ना, वो क्या बोलता है कि हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर एनालिटिकल स्कूल बोलता है कि कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, ओके, मान लिया। हिस्टोरिकल स्कूल बोलते हैं कि ठीक है, कस्टम्स, सोसाइटी, इन सब चीजों पर बेस्ड रहता है लॉ, इन सब चीजों पर बेस्ड रहता है जूरिस्प्रूडेंस, मान लिया। सोशियोलॉजिकल स्कूल जो भी हम पढ़ने वाले हैं कि लॉ जो है वो सोसाइटी से ही मैनेज होता है, वो भी मान लिया। बट फिलोसफिकल स्कूल का ये कहना है कि हमको इसको कैसे एक्सेप्ट करना है, आप हमें ये बता दो। ये क्या है, आप हमें ये बता दो। ये क्यों है, आप हमें ये बता दो। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या प्रोसीजर लगेगा फॉलो करने के लिए। ठीक है, हम इसको क्यों फॉलो करें, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, रैशनैलिटी क्या है। Just 1 second. ओके। तो ये सारी चीजें फिलोसफिकल स्कूल बोलता है कि हम कोई डेफिनेशन आज सच अलग से नहीं दे रहे हैं, बट आप हमको बस इसकी रैशनैलिटी बता दो, आप हमको बस इसका रीजन बता दो, आप हमको इस चीज की रीजनिंग बता दो।
ठीक है, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात करते हैं कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट जस्ट टेल अस कि हमको इसको कैसे फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, और क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के अराउंड फिलोसॉफिकल स्कूल इवॉल्व करता है। नाउ टू बिगिन विथ, I hope I'm completely audible and visible. Yeah, I am. Yeah, thank you. Yes. Okay. So moral school. So it is a moral school. सबसे पहले फिलोसॉफिकल स्कूल क्या है? मॉरल स्कूल है। ठीक है, मॉरल स्कूल है मतलब मोरालिटी को भी मानते हैं ये। ऐसा नहीं है कि ओनली लॉ और कमांड ऑफ द सोवरेन, नहीं, मोरालिटी को भी मानते हैं। देन लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रीजन, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, and ultimate aim is to raise and praise the human identity। ठीक है, so human reason लॉ किस लिए बना है, किस चीज का प्रोडक्ट है? ह्यूमन रीजन का। ठीक है, कोई रीजन होगा इसलिए लॉ बनाया है। जस्ट बिकॉज लॉ बनाना था तो नहीं बनाया, राइट? तो एक रीजन होता है उसके पीछे। एंड अल्टीमेट एम इज टू रेज एंड प्रेज द ह्यूमन आइडेंटिटी। ठीक है, तो जो भी हमारी ह्यूमन आइडेंटिटी है उनके राइट्स के लिए लॉ है। ठीक है, अगर आपको उनको कुछ ड्यूटीज देना है तो उसके लिए लॉ है। एक प्रोसीजर उनके लिए फॉलो करना है, अगर कोई क्राइम होता है तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जो अक्यूज है उसको पनिश करना है। ह्यूमन आइडेंटिटी अगर हम उनको देखें, फंडामेंटल राइट्स, क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपने अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि फंडामेंटल राइट्स हम क्यों देते हैं। ठीक है, काफी बड़ा फंडामेंटल राइट्स का हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर बना रखा है, और लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू इक्वालिटी, 15-16 डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, 18 टाइटल्स के बारे में। ठीक है, फिर आर्टिकल 19 में जो पूरे 6 राइट्स की सीरीज है वो सारे हो गए। आर्टिकल 20 हो गया, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये सारी चीजें। ओके, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, 22, 23, ठीक है, अक्यूज के जो राइट्स होते हैं, देन माइनॉरिटी के राइट्स हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, ठीक है, कल्चरल राइट्स हैं। तो ये सारे राइट्स क्यों दिए गए हैं? ठीक है, जिससे कि जब फंडामेंटल राइट्स किसी हम इंसान को देते हैं ना, तो वो इंसान ग्रो करता है। ठीक है, अगर आप किसी को बोलोगे कि ओके यू हैव द राइट आर्टिकल 19 के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो बाहर जाके अपना ओपिनियन देगा। ठीक है, वो ओपिनियन देगा, उसका राइट, उसका ओपिनियन को सुना जाएगा, ये उसका राइट होगा कि उसको बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि अगर वो अपना कोई ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाए। ठीक है, या फिर हम देखें राइट टू मूवमेंट। ठीक है, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कुछ एक्सेप्शंस है डेफिनेटली, फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्शंस के साथ आते हैं। राइट टू मूवमेंट है। ठीक है, अगर आप किसी इंसान को राइट टू मूवमेंट ही नहीं दोगे तो वो काम कैसे करेगा, वो बाकी चीजें कैसे करेगा? तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ हो। ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए वो बेटर अच्छा परफॉर्म करे, और अगर एक इंडिविजुअल ग्रो करेगा तभी तो एक कंट्री ग्रो करेगी, राइट? किसी भी कंट्री की इकोनॉमी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है? अगर मान लीजिए कंट्री है, इस कंट्री में 10 लोग रहते हैं, वो 10 लोग कुछ नहीं करते, क्या होगी इस कंट्री की इकोनॉमी? कुछ भी नहीं। ठीक है, जीडीपी क्या होगी? वहीं अगर हम मान लिया कंट्री है, इसमें सब लोग अच्छा अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेसमैन इज डूइंग गुड, ठीक है, अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है इज डूइंग गुड, अगर कोई किसी अदर डॉक्टर इंजीनियर किसी अदर प्रोफेशन में है तो ही इज डूइंग गुड, प्राइवेट कंपनी में इज डूइंग गुड, तो जब सारे बिजनेसेस हमारे राइज करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तभी तो उस कंट्री वो कंट्री बढ़ेगी। तो कंट्री बनती किससे है? एट द एंड कंट्री बनती तो लोगों से ही है ना। तो फंडामेंटल राइट देने से क्या होता है कि जब किसी इंसान के पास उसके फंडामेंटल राइट, उसके बेसिक राइट होंगे, ठीक है, तब वो बेटर परफॉर्म कर पाएगा। और अगर कोई इंसान, एक इंडिविजुअल बेटर परफॉर्म करेगा तो वो कंट्री बेटर परफॉर्म करेगी। ठीक है, अगर आपने आर्टिकल 13 पढ़ा होगा तो उसमें एक प्रिंसिपल है, आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन है, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। सुना है आपने इसके बारे में? व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर? देखिए, तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या कहता है, मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के बारे में। यस, तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का ये कहना है कि
ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या कोई पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकता है या नहीं। ठीक है, अगर ये एक पर्सन है, उसका फंडामेंटल राइट है, मान लीजिए आप उसका कुछ भी फंड, जैसे अपन मूवमेंट वाले ले लें, आर्टिकल 19 में, मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, वो बोले मुझे ये फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए, मुझे ये आई आई वेव ऑफ दिस फंडामेंटल राइट। तो क्या किसी पर्सन को जो स्टेट, अच्छा, फंडामेंटल राइट देता कौन है? स्टेट देती है। किसके थ्रू देती है? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू देती है। ये भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो यू हैव टू टेक केयर। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये जो छोटे छोटे चीजें मैं डिस्कस कर रही हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में से या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट्स की, ये वही है जो आपके सिलेबस में है और जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जो मैं चीजें आपको एक्स्ट्रा बताती जा रही हूँ, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ये आपके सब सिलेबस का पार्ट है। जूरिस्प्रूडेंस का नहीं है, बट डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन का है, और ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में हो, सेमेस्टर हो, पीजी हो, कोई और एग्जामिनेशन हो, सब में कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। सो हम कहा थे कि जो फंडामेंटल राइट्स हमको कौन देते हैं? स्टेट देते हैं। स्टेट देता है, काय के थ्रू देता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज गारंटीड है। ठीक है, और इसको इन्फोर्समेंट कौन कराता है कि अगर वो राइट वॉयलेट हो, ठीक है, या तो वॉयलेट हो रहा हो या फिर वो राइट आप एक्सरसाइज ही ना कर पा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, ये चीज याद रखना, स्टेट ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया है, एंड इसका इन्फोर्समेंट कौन करवा रहा है? इन्फोर्समेंट भी स्टेट ही करवा रही है, बट अगर उसका वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है, तो एज अ आपने जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट सुना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंटरलिंक्ड है। तो एज अ गार्जियन, एज अ गार्ड, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर हैं। ठीक है, और ये जो चीज आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें है, 226 में हाई कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है वो हाई कोर्ट की पावर से कम होती है, लेस होती है। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 का पावर है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स इंपोज करने के लिए, को प्रोटेक्ट करने के लिए है। हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट दी, यस, व्हेन वी टॉक अबाउट हाई कोर्ट, तो जो हाई कोर्ट की पावर है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी है और वो लीगल राइट्स के लिए भी है। तो अगर आपका कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो राइट्स के लिए, यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे? ह्यूमन रीजन एंड द अल्टीमेट एम इज टू रेज एंड प्रेज द ह्यूमन आइडेंटिटी। ह्यूमन आइडेंटिटी को हम कैसे रेज करेंगे, प्रेज करेंगे? हमको ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए हम लॉ बना रहे हैं। ठीक है, तो इस जैसे कि, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कि हम फंडामेंटल राइट्स क्यों देते हैं? जैसे कि एक इंडिविजुअल ग्रो करे, यू कैन नॉट वेव ऑफ। हाँ, तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या है? कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर में ये हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ, यू कैन नॉट वेव ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के अकॉर्डिंगली। क्यों? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल, एंड व्हेन दैट इंडिविजुअल ग्रोज, वो कंट्री के बेनिफिट के लिए होता है, द कंट्री ग्रोज। ठीक है, सो कंट्री का जो भी ग्रोथ है डिपेंड्स ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री, राइट? कंट्री अपने आप में तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पर्सन नहीं है कि वो खुद से कुछ करे, वहां के लोग करते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के अकॉर्डिंगली यू कैन नॉट वेव ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। सो टू रेज एंड प्रेज ह्यूमन आइडेंटिटी, तो ह्यूमन आइडेंटिटी को रेज करने के लिए, प्रेज करने के लिए ही लॉ बनाया जाता है, और इसीलिए ही लॉ बनेगा और इसी पर्पज से लॉ बनेगा, और यही पर्पज भी फुलफिल करेगा लॉ। तो अगर आप लॉ बना रहे हो तो ये पर्पज फुलफिल होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी बोला। देखो, फोकस ऑन द पर्पस ऑफ लॉ क्रिएटेड। ठीक है, यही लाइन अभी मैंने बोली नेक्स्ट लाइन में। तो इट फोकसेस ऑन द पर्पस की लॉ हम क्यों बना रहे हैं। हम ओके, वी आर एक्सेप्टिंग लॉ, आप बोल रहे हो कि ये लॉ होगा, एनालिटिकल स्कूल बोल रहा है, ठीक है, वी आर एक्सेप्टिंग, पर हमको उसका रीजन तो बताओ, हमको उसका पर्पस तो बताओ। ये बेसिक सी चीजें हैं जो फिलोसॉफिकल स्कूल कहते हैं। ठीक है, देन फिलोसॉफिकल स्कूल का जो लास्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल विल प्लस जनरल, इट फोकसेस ऑन प्लस। ठीक है,
एनालिटिकल स्कूल के बारे में हम बात करें, सो इट वाज मोर टुवर्ड्स सोवरेन, ठीक है। जो हमने हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ा था उसमें हमने एक जूरिस्ट पढ़े थे, आपको याद होगा, कुछ था उनके यहाँ पे वर्सेस था प्लस की जगह। वर्सेस क्यों था? इसका मतलब ये है कि वो बैलेंस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। कि आप बैलेंस देखो इंडिविजुअल विल में और जनरल विल में कि किसका किस सिचुएशन में किसका किसका ज्यादा बैलेंस है, किसकी राइट को ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे हमारे पास प्लस है, मतलब ये क्या बात करते हैं कि इंडिविजुअल विल भी इंपॉर्टेंट है, जनरल विल भी इंपॉर्टेंट है, तो सबको आप साथ में लेके चलो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब एक मैं आपको जो ट्रिक देती हूँ, फिलोसफिकल स्कूल का कोई भी क्वेश्चन होगा, फोकस ऑन दिस वर्ड, पर्पस ऑफ लॉ क्रिएटेड, रैशनैलिटी, पर्पस, ये सारी चीजें जो आएंगी ये सीधे सीधे आपको फिलोसफिकल स्कूल की तरफ ले जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट ज्यूरिस्ट, ठीक है। तो कौन थे ये ज्यूरिस्ट? ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर, ओके। इनकी फेमस बुक है द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। अच्छा, आप इनके बारे में सुनते हो तो आपको क्या ध्यान आता है? कोई फेमस सब्जेक्ट आप सोचो, ठीक है। जब भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं यू हैव टू थिंक, सोचना है आपको 2-4 सेकंड लेके, ठीक है। इफ यू कैन नॉट आंसर एटलीस्ट यू हैव टू थिंक कि वो चीज आपके दिमाग में आए। ह्यूगो ग्रेशियस इज अ पर्सन जो कि एक सब्जेक्ट में बहुत फेमस है और इनका बहुत बार नाम आता है, इनका बहुत सारा काम है, एंड इज लाइक इवन द फादर ऑफ दैट सब्जेक्ट, ठीक है। इंटरनेशनल, सो ह्यूगो ग्रेशियस इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल, ठीक है। एंड इनका क्या मानना था? रैशनल नेचर ऑफ लॉ प्लस मोरालिटी ऑफ लॉ, जैसे कि मैंने आपको इस वाली साइड में बताया था, इट इज अ मॉरल स्कूल। इसका मतलब ये है कि वो मोरालिटी उनके लिए, इसका मतलब ये है कि उनके लिए मोरालिटी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है सिर्फ कमांड ऑफ द सोवरेन, ठीक है। लॉ एंड मोरालिटी बोथ गोज हैंड इन हैंड, ठीक है। तो रैशनल नेचर ऑफ लॉ, तो लॉ कैसा होना चाहिए? ये तीन वर्ड्स आप देखो, अब लॉ होना चाहिए दैट हैज टू बी रैशनल, ओके, एंड कंबाइंड विद द मोरालिटी, सो दिस प्लस दिस प्लस दिस। अच्छा, मैं ये प्लस लगा के क्यों लिखती हूँ? ये ज्यूरिस्ट का नहीं है, मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं, ऐसा नहीं कि कोई बुक में इस तरीके से लिखा हो, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है सो दैट आपको याद रहे, ये ट्रिक्स हैं बेसिकली, ठीक है ना। ये एक टाइप का, मैं दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ऐसा कोई स्टेटमेंट बुक में नहीं है। स्टेटमेंट जो बुक में है वो कम से कम 6-8 लाइनों से कम के नहीं होते हैं, बट उन लाइनों को मैं 3 वर्ड्स में सिमटा देती हूँ कि मैंने ये 3 वर्ड लिखे, ओके। रैशनल आएगा वर्ड, प्लस क्या होना चाहिए? लॉ होना चाहिए जो कि रैशनल होना चाहिए, प्लस मोरालिटी होनी चाहिए। अब एक कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट में ये तीनों चीजें हैं और फिलोसफिकल स्कूल है, ठीक है। तो आप खुद भी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ो तो आप ऐसे ही पढ़ा करो, दिस इज द वे हाउ यू रीड जूरिस्प्रूडेंस, ओके। आप साइंस, सिंबल्स, कलर्स इस तरीके से यूज करिए, बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जामिनेशंस, खूब सारे एग्जामिनेशंस, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के मैं इसी तरीके से नोट्स बनाती थी, ठीक है। तो अगर कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कोई बहुत बड़ा सेक्शन है, प्रोविजन है, ब्रेक इट डाउन, पहले आप उसको तोड़ो, उसको तोड़ के उसकी हर एक एक लाइन से एक एक आप क्या निकालो, कीवर्ड निकालो, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो मैंने निकाला ना, रैशनल नेचर ऑफ लॉ प्लस मोरालिटी ऑफ लॉ, मतलब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये एक क्रक्स है, तो आप एक क्रक्स क्रिएट करो, फिर इस क्रक्स को आप याद रखो। इस लाइन के भरोसे आपका ये क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा, इसके बेसिस पे जो दूसरे क्वेश्चंस बनते हैं ना फिलोसफिकल स्कूल के, वो भी क्लियर होंगे, ठीक है। सो रिमेम्बर दैट, ओके। सो वेयर वर वी वर लाइक कि रैशनल नेचर ऑफ लॉ एंड मोरालिटी ऑफ लॉ, ठीक है। सो योगा ग्रेशियस के बारे में एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? कि वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में
वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में क्या करते थे, ही वाज वन ऑफ द ग्रेट जूरिस्ट उसमें भी। एंड सॉफ्ट लॉ कहते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वीक लॉ कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें सैंक्शंस नहीं होते हैं। मैंने एनालिटिकल स्कूल जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने ये डिस्कस की थी, राइट। सो सॉफ्ट लॉ कहते हैं, वीक लॉ कहते हैं, ये दोनों चीजें हैं। सो ठीक है, सो ही वाज अ पर्सन जिनका इंटरनेशनल लॉ में भी नाम है। इससे ज्यादा यू डोंट नीड टू स्टडी। ठीक है, नाउ वी हैव इमैनुअल कैंट। ठीक है, नाउ विल ऑफ वन इंडिविजुअल, क्या बोलते हैं वो, कंबाइंड विद द विल ऑफ अनदर अंडर इंक्लूसिव लॉ ऑफ फ्रीडम। ठीक है, विल ऑफ वन इंडिविजुअल कंबाइंड विद विल ऑफ अनदर, एक इंडिविजुअल की विल प्लस अनदर इंडिविजुअल की विल अंडर द इंक्लूसिव लॉ ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो जैसे हमने इसके पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था, जनरल विल प्लस व्हाट, मोरालिटी। ठीक है, जनरल विल प्लस इंडिविजुअल विल। तो ये सारी चीजें ये सबको लेके चलते हैं, तो इनका भी यही था जो इनके जरूरत थे कि एक इंडिविजुअल की विल आप कंबाइन करो विद द अनदर इंडिविजुअल की विल एंड what where was I? Yeah. So आप will of one individual combined with the will of another under the inclusive freedom of law, law of freedom. Okay. Now distinguish between legal rights and duties and natural rights and acquired rights. So it was the person, अगर ऐसा question create होता है, who was the person distinguish between legal rights, duties, natural rights. अब ये सारे rights जो है हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन कैटेगरिकल इंपेरेटिव थ्योरी वाज गिवन बाय इमैनुअल कैंट, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। एंड लॉ इज नॉट इक्वल टू एथिक्स। ठीक है, इनका बोला था लॉ और एथिक्स डिफरेंट है। ओके, सो इनमें एक चीज आपको याद रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि जनरल विल, इनका कहना था प्लस इंडिविजुअल विल, ओके, प्लस कंपल्शन। अब यहाँ पे इन्होंने कंपल्शन के बारे में बात किया है, ठीक है, एंड इट हैज टू बी विथ रीजन। आप ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। जनरल विल होगी, देन यू हैव टू ऐड इंडिविजुअल विल टू इट। ठीक है, जनरल विल मतलब हर इंसान की विल, चाहे वो एक इंसान हो उसका कंबाइन जो होती है वो, और इसमें आपको कंपल्शन डालना पड़ेगा, सैंक्शन वाला एलिमेंट लेकर आ गए हैं यहाँ पे। एंड इट हैज टू बी विद रीजन। ठीक है, एंड रीजन होना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम फिलोसफिकल स्कूल पढ़ रहे हैं तो रीजन तो हो गई। ठीक है, तो रीजन यहाँ पे होगा, तो जनरल विल, इंडिविजुअल विल, कंपल्शन एंड रीजन, ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे कैंट के कैंट के रिलेशन में। ओके, नाउ हीगल, सी, इनकी फेमस बुक है फिलोसफी ऑफ लॉ। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद करना इंपॉर्टेंट, मतलब याद करना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और याद करना इजी भी है, फिलोसफिकल स्कूल के फिलोसफी ऑफ लॉ। देन इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि व्हाट इज रीजनेबल, व्हाट इज रियल इज रीजनेबल एंड व्हाट इज रीजनेबल इज रियल। अगेन हम फिलोसफिकल स्कूल में बारे में बात कर रहे हैं तो हम रीजनेबिलिटी, रैशनैलिटी और रीजनेबिलिटी दोनों के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा था एनीथिंग व्हिच इज रियल, सही कहा था, राइट, दैट इज रीजनेबल, एनीथिंग दैट इज रीजनेबल इज रियल। ओके, तो ये इनका स्टेटमेंट था, आप ऐसे कैसे याद कर सकते हो, इसमें समझने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। देन इनका कहना था कि बोथ स्टेट एंड लॉ दोनों ही आर प्रोडक्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी है तभी स्टेट बना और तभी लॉ बना। ठीक है, तो स्टेट और लॉ दोनों ही सोसाइटी के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि वो स्टेट एंड लॉ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये चीज को बारे में आप ध्यान रखिएगा कि इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, तो जैसे जैसे जो सोसाइटी है वो हमारी इवॉल्व हुई, ओके, उसके इवोल्यूशन के साथ साथ हमारी स्टेट का जो क्रिएशन है वो हुआ और उसी के साथ साथ लॉ बना। नॉर्मल सी चीज है। नाउ टू रिकंसाइल
डिफरेंट ईगोज ऑफ द पीपल, ठीक है, जो कि जब हम बार बार बात कर रहे हैं इंडिविजुअल विल प्लस जनरल विल टू रिकंसाइल डिफरेंट ईगोज ऑफ द पीपल, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन, ये थ्योरी थी रिकॉग्निशन की जो कि भी हीगल के द्वारा दी गई थी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया है, काफी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन किसने दिया था, ठीक है। सो बिग बुक हो गई फिलोसफी ऑफ लॉ, देन बोथ स्टेट एंड लॉ आर प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी टू रिकंसाइल डिफरेंट ईगोज ऑफ द पीपल, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन, एंड व्हाट इज रियल इज रीजनेबल एंड व्हाट इज रीजनेबल इज रियल। फिलोसफिकल स्कूल में अगर कोई पर्सन इंपॉर्टेंट है तो वो हीगल है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर फिलोसफिकल स्कूल। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड सोशियोलॉजिकल स्कूल, ओके। जस्ट वन सेकेंड। यस, तो आपने फिलोसफिकल स्कूल देखा, ठीक है, बहुत इजी था, सिंपल से था कि रैशनैलिटी देखी उसमें आपने, ठीक है, रीजन देखा, रैशनैलिटी हो गया, रीजन हो गया, और क्या देखा आपने उसमें, जनरल विल प्लस इंडिविजुअल विल, सबको साथ लेके चलो, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपने फिलोसफिकल स्कूल में देखी, छोटा सा ये फिलोसफिकल स्कूल इतना ही है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सोशियोलॉजिकल स्कूल, ठीक है। सो सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में हम जब बात करते हैं, सोशियोलॉजी से आपको क्या समझ में आता है कि ये पक्का सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। देन आप लोग बोलोगे सोसाइटी से रिलेटेड तो वो भी था क्या, हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक है। बट हिस्टोरिकल स्कूल जो था वो सोसाइटी से रिलेटेड किस फॉर्म में था, कि हिस्टोरिकल स्कूल कस्टम पे बेस्ड था, सोसाइटी पे नहीं। वो ये फोकस करते थे कि हिस्ट्री से सीखो, कस्टम से सीखो, जो चलता आ रहा है, जो हैबिट आ रही है उसी को लॉ बनाओ। और ये सब वो कहाँ से निकालेंगे, डेफिनेटली कस्टम अपने आप हवा में तो आएगा नहीं, राइट, कहाँ से मिलेगा, सोसाइटी से मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने सोसाइटी को इंक्लूड किया। तो उनका पूरा फोकस हिस्ट्री और कस्टम्स पे था, जो भी हिस्ट्री है सोसाइटी की, जो भी कस्टम है सोसाइटी का, उससे आप सीखो, लर्न फ्रॉम पास्ट। दिस वॉज द बेसिस ऑफ व्हाट, दिस वॉज द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। और सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या बोलता है, लर्न फ्रॉम सोसाइटी। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। सोशलॉजिकल स्कूल बिल्कुल भी कस्टम्स और इनके बारे में बात नहीं कर रहा है कि वो सिर्फ एक कस्टम है और उस कस्टम को ही लॉ बनाओगे, नहीं। जो सोशलॉजिकल स्कूल है वो सोसाइटी के बारे में बात करे कि सोसाइटी में कैसे लोग रह रहे हैं, अभी क्या कल्चर है, अभी किस तरीके से फॉलो हो रहा है, जहां जरूरत पड़ रही है वहां हम पास्ट के बारे में भी बात करेंगे। बट हम बेसिकली सोसाइटी या करंट जो सोसाइटी हमारे पास है ना, जो कल्चर हम अभी जो कर रहे हैं, वो उस बारे में सोशलॉजिकल स्कूल है। तो हिस्टोरिकल स्कूल डील्स विद कस्टम, हिस्ट्री एंड पास्ट। सोशलॉजिकल स्कूल डील्स विद सोसाइटी एज अ होल, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जस्ट वन सेकेंड। ओके, तो सोशलॉजी क्या होती है, पहले आप मुझे बताओ। आपको ऑब्वियसली सोशलॉजी स्कूल से पढ़ने से पहले, सोशलॉजिकल स्कूल पढ़ने से पहले ये देखना पड़ेगा कि सोसाइटी क्या है। व्हाट इज अ सोसाइटी, क्या बोलोगे सोसाइटी क्या है। सम इंडिविजुअल नंबर ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, यू नो कलेक्टिवली, कंबाइंड, सब मिलके जो रहते हैं वो एक सोसाइटी बना देता है, ओके। सोशियोलॉजी क्या होता है, जो सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा सोशियोलॉजी क्या होता है। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट, सोसाइटी, ऑब्वियसली। सोसाइटी में कौन रहते हैं, ह्यूमन, ऑब्वियसली, एंड चेंजेस, कौन से चेंजेस, सोशल चेंजेस, ठीक है। तो सोशियोलॉजी क्या होता है, सोसाइटी, सोसाइटी में ह्यूमंस,
और क्या सोशल चेंजेस आ रहे हैं उस सोसाइटी में, ये होता है आपका सोशियोलॉजी। ठीक है, सोसाइटी हो गए, ह्यूमंस हो गए और सोशल चेंजेस हो गए, ये तीनों चीजें हम मिला लेते हैं, ये होता है आपका सोशियोलॉजी। ना, लॉ एंड सोसाइटी इज रिलेटेड टू ईच अदर, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसमें हम पूरे में ये बात करेंगे कि लॉ और सोसाइटी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सोशलॉजिकल स्कूल का बेसिस ही यही है कि लॉ और सोसाइटी को मिला के चलाओ, ये पूरे टाइम लॉ प्लस सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसा इनका कहना है। देन ठीक है, तो ये लॉ और सोसाइटी को एक ही लेवल पे मानते हैं, सेम लेवल बेसिकली। ठीक है, तो लॉ एंड सोसाइटी रिलेटेड टू ईच अदर, ये सोसाइटी के बारे में ही बात करेंगे, सोसाइटी को बेस लेके। सोशलॉजी क्या हो गया, मैंने आपको बताया, सोसाइटी है, ह्यूमंस है और सोशल चेंजेस जो आ रहे हैं वो सब मिला के सोशलॉजी बनाते हैं। तो इसमें हम कौन से जूरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे अब? विल टॉक अबाउट एल्ड्रिच हु इज द फाउंडर। ठीक है, एंड ऑगस्ट कैम्पटे के बारे में आप बात सुनो। एल्ड्रिच वाज द पर्सन हु सेड लॉ इज एन ऑर्गेनिज्म। ऑगस्ट कॉम्टे का कहना था, ओके, ऑगस्ट कॉम्टे इज रिलेटेड टू साइंटिफिक पॉजिटिविज्म, ये वर्ड याद रखना। मैंने अभी बता दिया, इनकेस अगर मैं आगे भूल जाऊं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक। अब आप क्या है ना, एक्चुअली पॉजिटिविज्म देख के एनालिटिकल पे मत जाना, इसलिए मैंने साइड करा। साइंटिफिक पॉजिटिविज्म के बारे में आप जब आप बात करोगे तो इट विल बी ऑगस्ट कॉम्टे। और ये कौन से स्कूल में हम पढ़ रहे हैं? सोशलॉजिकल स्कूल। ठीक है, सो इनका कहना था सोसाइटी इज एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ग्रो करते हैं बेसिकली, है ना, एक ऐसा जीव जो कि ग्रो कर रहा है। तो ये बोलते हैं सोसाइटी इज एन ऑर्गेनिज्म, मतलब सोसाइटी ग्रोस। और इनका बोलना था लॉ ग्रोज। ठीक है, तो ये बोलते थे एल्ड्रिच, ही वाज द फाउंडर ऑफ द सोशियोलॉजिकल स्कूल, दैट लॉ इज एन ऑर्गेनिज्म। और ऑगस्ट कॉम्टे का बोलना था दैट सोसाइटी इज एन ऑर्गेनिज्म। ओके, देन रॉस्को पाउंड की हमने पहले भी डिस्कस करा है, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, हार्मनी इन द सोसाइटी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनका क्या था कि सोसाइटी में आप हार्मनी लेकर आओ, सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो, लॉ ऐसा होना चाहिए तो सोसाइटी में हार्मनी लाए। ठीक है, तो इनका क्या मानना था कि लॉ शुड बी सच जो कि सोसाइटी में हार्मनी लाए, रॉस्को पाउंड। इनके ड्यूरल पोस्टुलेट्स भी हैं जो हम अभी आके आके डिस्कस करने वाले हैं। यू गेट सोशल सॉलिडारिटी, ये सब मैं आपको पहले क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। और मैंने इसलिए डिस्कस करा था कि जब हम स्कूल्स पढ़ेंगे तो आपका आधा रिवीजन हो रहा होगा। सोशल सॉलिडारिटी, व्हाट इज सोशल सॉलिडारिटी? इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, सॉरी, इंटरडिपेंडेंस। एक दूसरे पे, एक सोसाइटी में अगर ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, ये दोनों अगल बगल में रहते हैं, तो इसकी डिपेंडेंस इस पे हो और इसकी डिपेंडेंस इस पे हो। ठीक है, तो ड्यूगिट का ये मानना था कि सोसाइटी में हम सब रहते हैं तो हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, नो बडी इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, जिस तरीके से हम मान ले कि अगर हम कंट्री एज अ होल, एक फैमिली देखें, ऑयल, ऑयल के लिए हम किस पे डिपेंडेंट है? क्या इंडिया पूरा इतना ऑयल क्रिएट, इतना एक्सट्रैक्ट कर लेता है? क्या इतना ऑयल होता है इंडिया में? नहीं होता। हम कहाँ से, हम क्या, पूरी दुनिया ही। तो जो भी नेशंस है, अरब नेशंस हैं, वहां से आती हैं। ठीक है, अरब नेशंस के पास वो सारी चीजें नहीं है जो हमारे इंडिया में है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं कि सोशल सॉलिडारिटी इंटरडिपेंडेंस के बारे में बात करती है। एरिन के बारे में बात करें तो ही वाज द पर्सन जिन्होंने सोशल यूटिलिटेरियन, व्हाट इज यूटिलिटेरियन? बेसिकली नीड ऑफ द सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी की नीड है उसके बारे में ही बात करते हैं। एक और चीज आपको यूटिलिटेरियन से याद आ रहा होगा, एनालिटिकल स्कूल में हमने बेंथम से रिलेटेड बात करी थी इंडिविजुअल यूटिलिटेरियन के बारे में। सो जब आप एरिंग के बारे में बात करें, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, मैं बार बार बता रही हूँ, जब आप एरिंग के बारे में बात करें, सोशलॉजिकल स्कूल के बारे में बात करें, तो क्या आएगा? सोशल, सोशलॉजिकल स्कूल है, एरिंग है, सोशल यूटिलिटेरियन। जब आप बेंथम के बारे में बात करेंगे ना, वहां क्या आएगा?
इंडिविजुअल यूटिलिटेरियन। ओके, तो बेंथम के बारे में बात करेंगे, उसमें आ जाएगा आपका इंडिविजुअल यूटिलिटेरियन। और जब आप हेरिंग मतलब फिलोसॉफिकल स्कूल के बारे में बात करेंगे तो वो सोशल यूटिलिटेरियन। देन रॉल्स और स्पेंसर के पास आप नाम याद रखिए कि ये लोग किस स्कूल के थे, सोशलॉजिकल स्कूल। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शंस में आते हैं। ठीक है, तो अगर दो ऑप्शंस ये हैं और दो ऑप्शंस कोई दूसरे ऑप्शंस हैं, तो आपको पता है कि ये तो सोशलॉजिकल स्कूल के हैं, तो बाकी बचा मान लीजिए एनालिटिकल लॉ का क्वेश्चन है, तो दो तो ये पता है आपको सोशलॉजिकल स्कूल के हैं, एक जस्टिस ग्रे हैं जो रियलिस्ट स्कूल के हैं। ठीक है, तो बचा क्या पे, अगर आप तो अगर आपको एनालिटिकल स्कूल का क्वेश्चन है तो उसमें ऑब्वियसली ऑप्शन होंगे। इस तरीके से आपको ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। या सो रॉल्स एंड स्पेंसर के आप बस नाम याद रखिए कि ये दोनों कहाँ के थे, सोशलॉजिकल स्कूल के थे। एल्ड्रिच हो गया, रॉस्को पाउंड की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी हो गई, ऑगस्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एन ऑर्गेनिज्म हो गया, डुगिट का सोशल सॉलिडारिटी हो गया, एरेन के लिए सोशल यूटिलिटेरियन हो गया, रॉल्स एंड स्पेंसर। नाउ हाँ, एंड ऑगस्ट कॉम्प्टे साइंटिफिक पॉजिटिविज्म, नॉट टू फॉरगेट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने भी वही चीज कही है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, सोशलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ह्यूमंस एंड सोशल चेंजेस। एक सोसाइटी है, उसमें कुछ ह्यूमंस है और क्या सोशल चेंजेस आ रहे हैं, ये सब मिलके सोशलॉजी होता है। द लॉ एंड सोसाइटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे सती प्रथा के बारे में हम बात करें, सती प्रथा चलती थी, उससे हम उसी को मानते थे कि दैट इज राइट। लॉ इज इक्वल सोसाइटी एक सेम लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। Just 1 second. या तो एलरिच। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, तो ही इज द फाउंडर ऑफ सोशलॉजिकल स्कूल। लिविंग लॉ विद सोसाइटी, जो मैंने बात करी थी कि ये मानते हैं कि सोसाइटी, ऑगस्ट कॉम्टे मानते थे कि सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म है, एलरिच मानते हैं कि जो लॉ है वो एक ऑर्गेनिज्म है। देन एवोल्यूशन ऑफ लॉ इज अ वेरी डायनेमिक एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, डायनेमिक मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच कीप ऑन चेंजिंग। spontaneous मतलब you know it something which spontaneously changes. Okay, जो हम बोलते हैं ना कि कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, एंड इन नो टाइम इट चेंजेस। सब डायनेमिक मतलब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसी को ये बोलते हैं कि लॉ जो है लिविंग लॉ, मतलब लॉ कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए, चेंज होता है, और स्पॉन्टेनियस है, कंटिन्यूस है, डायनेमिक है। लॉ कीप्स ऑन चेंजिंग, लॉ इवॉल्व होता रहता है। अगर मैं आज एक डॉक्यूमेंट बना के रख दूं, ठीक है, उसमें 10 बातें लिख दूं और फिर मैं बोलूं कि ये आपको अगले 10 साल फॉलो करना है, तो ये वो लॉ नहीं है। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा इनका एल्ड्रिच का कहना था कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंटिन्यूसली इवॉल्व होगा, चेंज होगा। ठीक है, ये कंटिन्यूसली चेंज होगा विद द चेंजेस। सो इवोल्यूशन ऑफ लॉ, लिविंग लॉ, लॉ एक ग्रोथ, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रो करता है। ठीक है, जैसे आप एक प्लांट या ह्यूमन देख लो, तो क्या वो आज भी उतने ही होगा जो कि जैसा 10 साल बाद होगा? नहीं होगा, राइट। तो इनका जो पूरा फोकस था वो लॉ की चेंजेस, मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट्स पे था, कि जैसे जैसे नीड्स होंगी आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? सोचिए आप। आई गिव यू 1 मिनट ऑफ टाइम। पता होगा, इजी है। आर्टिकल 368। ओके, दूसरा क्वेश्चन, अमेंडमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के अमेंडमेंट है? बताइए आप, कितने टाइप के हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको फंडामेंटल राइट्स और अमेंडमेंट के बारे में नहीं पता, तो फिर दैट इज मतलब वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो तरीके के वैसे अमेंडमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, मैं इन शॉर्ट जल्दी से बता देती हूँ। सिंपल,
स्पेशल स्पेशल प्लस रैटिफिकेशन। ठीक है, तीन तरीके के अमेंडमेंट होते हैं, पर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ दो तरीके के अमेंडमेंट रिकॉग्नाइज करता है, जो कि है स्पेशल अमेंडमेंट एंड स्पेशल अमेंडमेंट, जो स्पेशल जो होता है वो, एंड स्पेशल विथ रैटिफिकेशन। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन। तो सिंपल मेजोरिटी जो होती है ना, दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में बात की गई है बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। 368 जो है आर्टिकल, आर्टिकल 368 बहुत क्लियरली स्पेशल मेजोरिटी के बारे में बात करता है, स्पेशल मेजोरिटी विद रैटिफिकेशन के बारे में बात करता है। रैटिफिकेशन में क्या, रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबका भी जब रैटिफिकेशन, मतलब उन सबका भी जब कंसेंट लगता है, तो जो भी बिल है वो पास होता है। 50% प्लस स्टेट्स जो है वो रैटिफाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन तरीके के अमेंडमेंट्स हैं। सिंपल 50% प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा सिंपल। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी अलग एक, आप 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। आई एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड, अगर कभी किसी क्लास में टाइम मिला तो अमेंडमेंट भी एक अच्छा, काफी अच्छा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी रहता है सिंपल स्पेशल मेजोरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो होता है। और रैटिफिकेशन मतलब रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स, कितना 50% प्लस। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट बेसिकली, तो इन्होंने क्या बात की थी कि इवोल्यूशन ऑफ लॉ इज वेरी डायनेमिक एंड स्पॉन्टेनियस। तो लॉ जो है वो इवॉल्व होता रहता है, डायनेमिक है, स्पॉन्टेनियस है। देन क्यों है वैसे लॉ डायनेमिक, लॉ क्यों डायनेमिक होगा, लॉ को चेंज करने की नीड क्यों होगी। अगर आज मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊं तो रखो ना इसको, क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि सोसाइटी डायनेमिक है, सोसाइटी सेम नहीं है। ठीक है, इफ इन केस हम देख लें कि काफी सारे हम पुराने लॉज देखते हैं। अब एक बात बताइए, जो हमारा क्रिमिनल लॉ सिस्टम है वो पूरा 1800s के टाइम का है। ठीक है, 1862, फिर एविडेंस एक्ट भी 1870s के आसपास का है, सीआरपीसी जरूर नया है। ठीक है, तो हम क्यों 1862 के इतने पुराने पुराने, 1861 1862 इतने पुराने एक्ट रखे हुए हैं, 72 के टाइम का वी हैव, 1882 के टाइम का वी हैव टीपीए, है ना। तो क्यों है हमारे पास, और फिर हमने उनको एज इट इज क्यों नहीं अपना रखा है। कुछ अमेंडमेंट्स कर रखे हैं ना हमने, क्यों हमने 2013 के अमेंडमेंट करके हमने कुछ नए सेक्शंस ऐड करे हैं। ठीक है, रेप से रिलेटेड प्रोविजंस ऐड करे हैं, क्यों हमने 354 में ए बी सी डी आईपीसी में ऐड करा है। रीजन था ना, सोसाइटी में नीड क्रिएट हुई ना, तो हमने करा। So basically, evolution of law is very dynamic and spontaneous, and legal development not in legislation of legislation or जुडिशियल डिसीजन बट इन सोसाइटी। तो सोशलॉजिकल स्कूल का क्या मानना था कि जो भी लीगल डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो स्टैट्यूट्स के कारण नहीं हो रहा है। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर रहा है, ना ही कोर्ट्स कुछ कर रहे हैं। प्रीसिडेंट और, तो आपको समझ में आया, प्रीसिडेंट और लेजिस्लेशन को इन्होंने हटा दिया। इन्होंने बोला कि ये तो सोसाइटी के कारण हो रहा है, सोसाइटी में ये नीड क्रिएट हुई है इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो स्टैट्यूट्स और प्रेसिडेंट्स को इन्होंने अलग करा और उन्होंने बोला कि सोसाइटी में नीड है, इसलिए ऐसा लीगल डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है इसलिए लॉ इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी डायनेमिक है इसलिए लॉ भी डायनेमिक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन की थी। इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल इज इंपॉर्टेंट इन लॉ। और वैसे भी हम सोसाइटी के बारे में बात करें तो सोसाइटी में काफी सारे लोग रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, तो इंटर रिलेशनशिप तो इम्पोर्टेंट है ही, इज इम्पोर्टेंट इन लॉ। देन कंट्रोल ऑफ लॉ इज नेसेसरी। ठीक है, लॉ की नेसेसिटी की उन्होंने बात करी थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सोसाइटी वाज रिलेटेड टू लॉ बाय ऑगस्ट कॉम्टे। एलरेच के बारे में आप बात करते हो तो ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में आप बात करते ही करते हो। हार्ट के बारे में आप बात करते हो तो फुलर के बारे में आप बात करते ही करते हो। ठीक है, सो और एनालिटिकल स्कूल को अगर आपको समझना है तो आपको हिस्टोरिकल स्कूल को साथ में ही पढ़ना पड़ेगा, ये कुछ चीजें साथ में चलती हैं। ठीक है, तो एलरिच टॉक्ड अबाउट लॉ एंड सोसाइटी, बट फॉर द फर्स्ट टाइम लॉ को सोसाइटी से रिलेट किसने किया था, दैट पर्सन वाज द ऑगस्ट कॉम्टे। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड jurist, जो कि कौन है, या ब्रूकेट।
सोशल सॉलिडारिटी, ये वर्ड आपके मन में आना चाहिए व्हेन यू हियर द नेम ड्यूकेट। तो डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, जो मैंने आपको बोला था, एंड कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो डिपेंडेंस ऑन ईच अदर एंड टू डेवलप टुगेदर, नॉट एवरीवन हैज एवरीथिंग, दिस पर्सन, उन्होंने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या ही होगा, बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम हमारे यहाँ चलता था, क्या था बार्टर सिस्टम? एक पर्सन को वीट चाहिए, एक पर्सन को राइस चाहिए, एक पर्सन के पास वीट है, एक पर्सन के पास राइस है, वो एक्सचेंज कर लेंगे। जब मनी नहीं हुआ करता था, तो व्हाट वाज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बार्टर सिस्टम चलता था, राइट। तो इनका ये कहना था कि हर इंसान के पास हर चीज नहीं होती है, इसलिए हर इंसान एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके पास सारी रिसोर्सेज हों, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके पास सारी रिसोर्सेज हों। हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो यही डुगेट का कहना था, नॉट एवरी वन हैज एवरीथिंग, develop dependence on each other and collaborative development, the law is to achieve social solidarity। और हमारे लॉ क्यों है? यही सोशल सॉलिडारिटी अचीव करने के लिए है, ठीक है, कि हर इंसान एक दूसरे से डिपेंडेंट हो, एक सोसाइटी में बन के रहे, और इंटरडिपेंडेंस जो है उसका पर्पस फुलफिल हो पाए। then this person was also a believer of laissez-faire state। what is laissez-faire? वेलफेयर स्टेट, ठीक है। सो मोर डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन एंड देयर इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये मानते थे कि सोसाइटी है, इधर अगर 10 लोग रह रहे हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और वो डिपेंडेंसी के थ्रू ही लॉ है, ठीक है। तो लॉ क्यों है? इस डिपेंडेंसी को ही अचीव करने के लिए। तो जो पूरा का पूरा फोकस था वो उन सिटीजन के डेवलपमेंट पे था, ठीक है। और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन उन्होंने लेस कर दिया था, खत्म नहीं किया था बट लेस कर दिया था। वन सेकेंड। ओके, ओके, तो वेयर वर वी? कि लॉ इज ओबेड, I hope I'm audible, visible. Yes. The law is obeyed not as a principle, but because men have to live as a member of society. तो जो समाज, जो जिसको हम बोलते हैं ना कि एक ये समाज है, ये सोसाइटी है, क्योंकि आपको इसका मेंबर बन के रहना है, इसलिए आप लॉ को ओबे करोगे। आप लोग रिलेट कर पाओगे, ठीक है। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड लॉ, ठीक है। तो ये डुगेट का बोलना था कि अगर एक सोसाइटी है और अगर आपको इसका पार्ट बन के रहना है, तो आपको ये चीज फॉलो करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये चीज फॉलो नहीं करोगे तो आपको सोसाइटी से निकाल देंगे। तो ये जो चीज थी, ये डुगेट का कहना था कि लॉ इज ओबेड ऐसा प्रिंसिपल नहीं मान रहे कोई इसको, कि एक प्रिंसिपल है, कमांड ऑफ द सोवरेन है, या कस्टम है, ठीक है। जिस तरीके से हम बोलते हैं फिलोसफी है कि जब रीजन दे रहे हो, रीजनिंग रैशनैलिटी से मान रहे हो, आपको क्यों मानना है? क्योंकि आपको इस सोसाइटी में रहना है। क्योंकि अगर आपको रहना है तो आप ये करो, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा। तो ये बेसिस था डुगेट की सोशल सॉलिडारिटी की जो थ्योरी थी इसकी। नाउ वी कम टू रॉस्कोपाउंड, ठीक है। तो इनका क्या था? यू नो, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? हम सोसाइटी में हार्मनी लेकर आएंगे, ठीक है। सब साथ रहें, मिलजुल के रहें, हार्मनी से रहें, ठीक है। देन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंडक्ट एंड रिसोर्सेज टू मेक गुड ऑफ एग्जिस्टेंस एंड गेम्स, ठीक है। तो इस तरीके से कंडक्ट हो सबका, इस तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन हो, जिससे कि हम सबका एग्जिस्टेंस सही हो, ये इनका मानना था। Okay, so harmonizing society and optimization of conduct and resources to make good of existence and claims. Then individuals prioritize self-interest. This leads to conflict in the society. तो लॉ हमको क्यों चाहिए? क्योंकि जो लोग हैं ना, वो सेल्फ इंटरेस्ट, इनका ऐसा माना था, देखो कोई भी इंडिविजुअल है सोसाइटी में, तो वो पहले अपनी सोचेगा,
डुगेटो और ये बहुत अलग चलता है। डुगेटो वाज लाइक कि आपको सोसाइटी में रहना है इसलिए आप लॉ मानोगे और सबको एक दूसरे पे डिपेंडेंस है, सब साथ मिलकर रहें, डिपेंडेंट रहें, इसलिए लॉ है, और लॉ का पर्पस भी यही है। इनका क्या मानना था रॉस्को पाउंड का, कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं बट क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हर इंसान पहले खुद का सोचेगा, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट। अब क्योंकि हर इंसान खुद का सोचेगा, ये अपना सोचेगा, ये सेकंड नंबर का पर्सन अपना सोचेगा, थर्ड अपना सोचेगा, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा। इनका ये मानना था। तो लॉ हमें क्यों चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल जो है ना वो अपना अपना सोचेंगे और इससे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और हमें सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हार्मनी चाहिए। तो लॉ हमें क्यों चाहिए, हार्मनी के लिए, ठीक है। तो इनका मानना था कि लॉ अगर होगा सोसाइटी में तो सोसाइटी में हार्मनी होगी, और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हार्मनी अचीव करना, ठीक है। और हार्मनी क्यों नहीं होगी, हार्मनी किस कारण नहीं होगी, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग सब ये सोचेंगे कि हमारे इंटरेस्ट पहले, और जब हर इंसान अपना इंटरेस्ट पहले रखेगा तो सबका तो पहले नंबर पे इंटरेस्ट नहीं आ सकता, राइट। इसलिए सेल्फ इंटरेस्ट वाली जो चीज है वो कम हो, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगी तो हार्मनी बढ़ेगी। ये पर्पस था रॉस्को पाउंड की जो थ्योरी थी उसका। द लॉ इज लॉ इज कंसेप्शन एंड कंडक्ट, ठीक है। तो लोगों का जो भी कंसेप्शन है, कंडक्ट है, उसके थ्रू हम सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी ना दे के हार्मनी को प्रायोरिटी देंगे ना। सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी में क्या था, लॉ ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग, need of centralized planning to manage social changes and future development and the behaviors of the society, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी क्या थी, व्हाट इज इंजीनियरिंग, टू engineer something, to make something, to build something, so what is social engineering, ठीक है। सोसाइटी में काफी सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, आगे आके और चेंजेस आएंगे, डेवलपमेंट होगा फ्यूचर में, सोसाइटी का बिहेवियर है, ह्यूमन जो इतने भी सोसाइटी में उन सबका बिहेवियर है। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या है कि हमें नीड क्या है, एक ऐसे सेंट्रलाइज प्लानिंग की, एक ऐसे लॉ की जिससे कि जो भी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं वो मैनेज हो पाए, जो भी फ्यूचर में डेवलपमेंट होंगे वो मैनेज हो पाए, जो भी सोसाइटी का बिहेवियर है, जो भी लोगों का बिहेवियर है वो मैनेज हो पाए, एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ हार्मनी इज अचीव्ड, ठीक है। तो जो भी सोसाइटी चेंजेस हैं, फ्यूचर डेवलपमेंट है, बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, इन सब से हमको सोशल हार्मनी चाहिए। करेक्ट है, इनका पॉइंट सही भी है, ठीक है। तो ये इनकी सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी बात करती थी कि एक सेंट्रलाइज प्लानिंग, व्हाट इज सेंट्रलाइज प्लानिंग, मतलब बेसिकली एक ऐसा लॉ चाहिए टू मैनेज सोशल चेंजेस, फ्यूचर डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द ड्यूरल पोस्टुलेट्स, और आज की हमारी क्लास का ये लास्ट पॉइंट है। तो व्हाट आर द ड्यूरल पोस्टुलेट्स, देखिए, ड्यूरल पोस्टुलेट्स वर गिवन बाय whom, रॉस्को पाउंड, ये पहले आप याद रखो। देन ड्यूरल पोस्टुलेट्स हैं, ये इनके 5 ड्यूरल पोस्टुलेट्स के बारे में उन्होंने बात की थी। पहला क्या, लॉ ऑफ टॉर्ट, दूसरा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, तीसरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, चौथा पेटेंट लॉ, एंड पांचवा क्या, क्रिमिनल लॉ। ओके, सो लॉ ऑफ टॉर्ट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, ये 4 चीजों के बारे में हमने बात की थी। क्या है, अब अपन ये देख लेते हैं। 5, सॉरी, पेटेंट भी है ना। देखिए, people must be able to assume that other people will act with due care and not to create unreasonable risk of injury to another। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए लॉ ऑफ फ्रॉड क्या होता है। अब डेफिनेटली हम लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ने नहीं बैठेंगे यहाँ पे, बट लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या रहता है कि फॉर एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसमें ही लिखा हुआ है अनरीजनेबल रिस्क ऑफ इंजरी टू अनदर। तो कोई भी पर्सन ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करेगा, या फिर जो भी एक्ट कर रहा है उसको इतनी केयर से करेगा कि उसके एक्ट से किसी भी अदर पर्सन को कोई भी अनरीजनेबल इंजरी या अनरीजनेबल रिस्क ऑफ इंजरी ना हो, ठीक है।
तो किसी भी तो मतलब बेसिकली ये क्या है, देखिए हम यहाँ पे सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, हार्मनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इनका बेसिक क्या मानना है कि एक सोसाइटी में सब मिलजुल के रह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है, सब मिल के रह रहे हैं। जैसे नो कि एक इंसान को सोच रहा है, देखो आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि हमें हार्मनी क्रिएट करना है, और जो सेल्फ इंटरेस्ट लोग प्रायोरिटाइज करते हैं इसको हटाना है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सब मिलके रहें। तो मिलके कब रहेंगे कि लोग खुद से ये सोचेंगे, खुद ये चीज अज्यूम करेंगे, इसके लिए उनको लॉ के लिए जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक लॉ उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, उनमें खुद इतनी समझ हो दैट अदर पीपल, हर इंसान इस एक ड्यू केयर रखेगा, ठीक है, और ऐसा कोई भी अनरीजनेबल रिस्क ऑफ इंजरी किसी और को नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। देन पीपल मस्ट बी एबल टू अज्यूम, ठीक है, लोगों को मन में एक काइंड ऑफ संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन रहे दैट अदर पीपल विल कंट्रोल थिंग्स which they maintain on their land and not cause damage, ठीक है। तो अगर एक इंसान है वो अपने लैंड पे टाइगर लेके आया है, ठीक है, अब वो उसका घर है, वो मर्जी है उसको लेकर आए, लेकिन वो क्या करेगा, वो उसको कंट्रोल इस तरीके से करके रखेगा, इस तरीके से मेंटेन करके रखेगा अपने लैंड पे कि वो किसी भी तरीके का डैमेज किसी और पर्सन को कॉज ना करे। इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। यू नो राइट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है, आई थिंक आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था। देन people must be able to assume that other people will honor reasonable expectation which they have created and given, law of contract, ठीक है, कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर सामने वाले इंसान ने मेरे से कोई मेरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, मेरी उससे कोई एक्सपेक्टेशन है, तो वो उसका ध्यान रखेगा, वो उसको ऑनर करेगा, ठीक है, वो उसको फुलफिल करेगा। तो अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी, तो ए ये अज्यूम कर पाए कि ओके बी मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है उसको फुलफिल करेगा, ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन को ऑनर करेगा, और सेम ऑन द पार्ट ऑफ बी। तो ये चीज अपने आप हो लोगों में कि अदर पर्सन विल ऑनर द रीजनेबल एक्सपेक्टेशन विच दे हैव क्रिएटेड एंड गिवन, and people must be able to assume that they control things that they have discovered, created or acquired, patent law। अगर कोई इंसान कोई खुद का कोई कंटेंट बना रहा है, तो उसको इतना पता रहे कि अगर मान लीजिए एक है, उसने आज कोई म्यूजिक लिखा है, कोई म्यूजिक कंपोज किया है, ठीक है, तो उसको पता है कि मेरा ये म्यूजिक मैं ही रखूंगा, इसकी रॉयल्टी मेरे पास ही आएगी, इस पे मेरा ही पेटेंट होगा, ठीक है, मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, जो चीज मैंने डिस्कवर की है, मैंने क्रिएट की है या मैंने एक्वायर करी है, इसके ऊपर मेरा कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज होगी जो कि डेफिनेटली पेटेंट लॉ के बारे में है। देन पीपल मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट others will not be intentionally aggressive, basic क्रिमिनल लॉ, ठीक है, कोई भी पर्सन एग्रेसिव नहीं होगा, अननेसेसरी कोई मारपीट नहीं करेगा, कोई इंसान अगर कोई चीज खुद बना रहा है तो उसको वो खुद कंट्रोल करेगा, डिस्कवर कर रहा है तो, ठीक है, अगर किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर किया जाएगा, ठीक है। देन अगर कोई पर्सन अपने लैंड पे कुछ भी डेंजरस चीज लेके आता है तो वो उसको उससे डैमेज, ये ध्यान रखेगा कि उससे किसी और को डैमेज ना हो। अब पीपल मस्ट बी एबल टू अज्यूम कि किसी भी तरीके की अनरीजनेबल रिस्क या इंजरी किसी और पर्सन को ना हो, इसके लिए वो ड्यू केयर रखेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने फिलोसॉफिकल स्कूल पढ़ा और आज हमने सोशलॉजिकल स्कूल पढ़ा, एंड आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये जो दोनों स्कूल्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा है फिलोसॉफिकल स्कूल और सोशलॉजिकल स्कूल, बहुत छोटे से हैं। फिलोसॉफिकल स्कूल में अगर आपको कुछ याद रखना है तो आप हीगल का याद रखिए, ठीक है, और बस इतना याद रखिए कि रैशनैलिटी है, रीजनेबिलिटी है, लॉ है, मोरालिटी है, ये फिलोसॉफिकल स्कूल 4 वर्ड्स में मैंने आपको समझाया। सोशलॉजिकल स्कूल के बारे में बात करें, सोसाइटी, इंटरडिपेंडेंस, हार्मनी, ये सारी चीजें जब आ रही हूँ तो वो सोशलॉजिकल स्कूल, ठीक है। सोशलॉजिकल स्कूल में याद करने के लिए रॉस्को पाउंड की ड्यूरल पोस्टुलेट्स आप ध्यान रखिएगा, ड्यूगेट की सोशल सॉलिडारिटी थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा। एंड आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग रियलिस्ट स्कूल करेंगे जो कि हमारा लास्ट स्कूल है, एंड उसके बाद हम राइट्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ राइट्स कवर करेंगे, लीगल पर्सनालिटी कवर करेंगे, एंड लाइक दैट विल मूव अहेड, ओके। सो थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास।